This is the third part of the chapter, macroeconomics, chapter 2, मनी एंड बैंकिंग, और ये पार्ट 3 है, जो थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर. Now one by one concept should be properly explained. Last time I already explained the what type of the syllabus on the chapter. बस उसमें हमें इस पार्ट में केवल सेंट्रल बैंक की फंक्शन और बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर बैंक एंड कंट्रोल क्रेडिट, बस यही चीजें हमें पढ़नी है. बाकी जो पार्ट है वो सिलेबस में इस साल नहीं है, जो कट कर दिया गया है. अगले साल हो सकता है, पर यहाँ इस समय नहीं है. तो अब हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक की. मीनिंग हमें पढ़ना क्या है? सेंट्रल बैंक एंड इज फंक्शन. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट. मनी एंड बैंकिंग का यूनिट में लास्ट पार्ट है सेंट्रल बैंक एंड इज फंक्शन. तो हमें डेफिनेशन पढ़नी है सेंट्रल बैंक की. सबसे पहले देखते हैं मीनिंग. सेंट्रल बैंक का मीनिंग आपको आसान है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी. सेंट्रल बैंक इज अ apex institutions, apex body of control that operate, regulate and direct. तीन चीजें उसमें आती है, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट. क्या आता है? ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट. पूरी इकोनॉमी सिस्टम को, जो हमारी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग सेक्टर है, उन सारी बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है. चार चीजें याद रखना. फॉर्मूला है CORD. CORD. तो ये चार फॉर्मूला, चार पॉइंट है. CORD. तो इसका फॉर्मूला क्या है? डी कोर. याद रखना, डी कोर. DECOR. डी का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्शन करना है. C मतलब कंट्रोल करना है. O मतलब ऑपरेट करना है. और R मतलब रेगुलर करना है. तो क्या होता है? एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. और इसका फॉर्मूला क्या है? डी कोर. डी मतलब डायरेक्ट, डायरेक्शन देना है, कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है और रेगुलेट करना है. तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक. तो मीनिंग क्या है? एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कौन से फंक्शन करती है. देखो, सिंपल सी बात है. करेंसी ऑथोरिटी, बैंक ऑफ इशू. सबसे पहला रीजन है करेंसी ऑथोरिटी और बैंक ऑफ इशू. पूरे देश में जो करेंसी है उसको इशू करने का पूरा दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जिसे इंडिया में सेंट्रल बैंक का काम करती है. मतलब सेंट्रल बैंक इज अ सोल ऑथोरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री. पूरे देश में रुपीज को एक्सप्लेन करना, रुपीज को पब्लिश करने का काम, या लोगों की जरूरत के अनुसार पैसा छापने का काम, होल एंड सोल ऑथोरिटी टू इशू करेंसी ऑफ द कंट्री. सबसे पहला रीजन आपको समझ आए. फर्स्ट फंक्शन क्या है? करेंसी ऑथोरिटी और बैंक ऑफ इशू. क्या लिखोगे? सेंट्रल बैंक इज अ होल एंड सोल ऑथोरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री. दूसरा है सेंट्रल बैंक इज obliged टू बैंक द करेंसी विथ asset of equal value. Central bank is obliged to back the currency with asset of equal value
यूजुअली कौन सी चीजें होती है जो सेंट्रल बैंक खुद के पास एसेट के रूप में रखती है? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिलियंस, फॉरेन सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक अपने देश की जो एसेट है वो 3 चीजों में रिजर्व करके रखती है। एक गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिलियंस एंड फॉरेन सिक्योरिटी। इन सभी चीजों में पैसे क्या करती है? वो अपने देश की करेंसी एसेट का वैल्यू मेंटेन करने का काम करती है। जितनी देश की रुपीज है, मतलब देश में जितना पैसा छपाई होता है, उन पैसों का वैल्यू गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिलियंस एंड फॉरेन सिक्योरिटी में प्रिजर्व करती है। उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे छाप सकती है। तो आप कहोगे यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राइट है, वो कितने भी पैसे छाप सकती है? नहीं, जब तक गवर्नमेंट उसके पास उतने पैसों का वैल्यू गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिलियन और फॉरेन सिक्योरिटी रिजर्व नहीं करती है, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को किसी भी तरीके के पैसे निर्गमित या इशू करने का दस्तान नहीं उठाती या इशू नहीं करती है। तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट 3 चीजों में रखता है। अगर आपको 115 करोड़ रुपए चाहिए तो 115 करोड़ का गोल्ड कॉइन आपको गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व करना पड़ता है। उसके बाद कुछ चीजें आती हैं। यूनिफॉर्मेलिटी इन नोट सर्कुलेशन, पूरे देश में नोट सर्कुलर करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल, जो रुपीज है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, क्या करना है, उसके बारे में तमाम चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए इस्तेमाल करती है। तो वो तमाम चीजें हमें आज देखनी है। इट इज इजी टू कंट्रोल क्रेडिट, और ये देश में क्रेडिट कंट्रोल पे बहुत अच्छे से नजर रखती है। पूरा वो देश में कंट्रोल करने का काम करती, इजी कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं कि इंश्योर पब्लिक फेथ, अभी लोगों का जो विश्वास है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर होता है। वो पैसे की पूरी तरह से, मतलब बैंक में रखे हुए पैसे हम किसके विश्वास पर रखें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विश्वास पर रखें कि अगर हमारे पैसा को डूब भी गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां से रिकवरी करके अपने को पैसे दे सकता है। ये लोगों का विश्वास होता है और यही बैंक का सबसे बड़ा एक फंक्शन है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, उसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, उसको बनाए रखने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक हमेशा सरकार की बैंक बोल के काम करती है। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को समझने बहुत जरूरी है। Banker to the government, as a banker it carries to banking business of government and maintain current account of keeping cash balance of the government. Banker to the government, as a banker it carries out of all banking business of all government and maintain current account for keeping cash balance of the government. सरकार की जितनी भी कैश बैलेंस है वो खुद के पास रखती है, सरकार को जरूरत के हिसाब से कर्जा देती है। हाल ही में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2 लाख से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठाया था। आपको सबको मालूम है कि 2 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया, और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत से भी 8 करोड़ का कर्जा, 8 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जे लिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए, सरकार की बैंक समझ के काम करती है, सरकार के पैसे रिजर्व रखती है और सरकार की जरूरत के हिसाब से उन्हें कर्जा भी देती है। अकाउंट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 वर्ड, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वर्ड्स याद रखना, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों चीजों को गवर्नमेंट जो बैंकर्स के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। इट इज ऑल्सो गिव द लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट। अभी मैंने हाल ही में बताया ना, और गवर्नमेंट को लोन भी देती है और एडवांस भी देती है। ये चारों पॉइंट जो है वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट के फंक्शन में आते हैं। बैंकर बैंक एंड सुपरविजन, ये भी मैंने आपको बताया कि इसके और भी 3-4 पॉइंट है। जैसे बैंकर बैंक और सुपरविजन पूरे देश की मॉनेटरी सिस्टम का सुपरविजन करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसमें 3 चीजें जो बहुत ही मायने करती है। बैंकर बैंक सुपरविजन एक्ट द बैंकर टू बैंक ऑफ द कंट्री। क्या क्या है? एक, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, लेंडर लास्ट रिसोर्ट, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्लियरिंग हाउस। ये तीनों कॉन्सेप्ट है। पहले देखते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक मस्ट कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। क्या होता है कि हर कोई देश का जो कमर्शियल बैंक है, कोई भी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, वो सारे कमर्शियल बैंक अपने अमाउंट का कुछ, अपने जो डिपॉजिट किए लोगों ने पैसे, उनका कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कस्टोडियन कैश रिजर्व के रूप में काम करता है। इन तमाम बैंकों का जो पैसा है वो रिजर्व पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखती है एज अ सिक्योरिटी के तौर पर। जब बैंकों को क्राइसिस आती है, उस क्राइसिस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पैसा उनको लौटाती है। तो हम उसको एक तरफ से CRR भी कह सकते हैं, जो कैश रिजर्व रेशो, क्या कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, जो बहुत जरूरी है। लेंडर लास्ट रिसोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी काम करती है, लेंडर लास्ट रिसोर्ट, क्योंकि ये बैंकर के बैंक है, पूरे बैंकों के बैंक है। जब किसी भी बैंक को अगर क्राइसिस आया या उनकी बैंक डूबने के किनार पर है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको एक मदद का हाथ देती है, हेल्प देती है, और उसको उस चीज से उभारती है, उसको फाइनेंशियल अमाउंट करती है, डेट देती है, और उसको कंटिन्यू चलाने में हेल्प करती है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक के पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लास्ट ऑप्शन जो है अपने आप को बचाने के लिए, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्या है? when commercial bank fail to meet their financial requirement for other sources, अगर कमर्शियल बैंक अपने किसी भी सोर्सेज से फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटाने में असफल रही है, they approach to central bank which give the loan and advance। उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देती है और एडवांस भी देती है। तीसरा एक वर्ड बहुत मायने रखता है, वो है क्लियरिंग हाउस, जो सुपरविजन का काम करती है। सिंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज इजियर एंड मोर कन्वीनिएबल टू एक्ट द क्लियरिंग हाउस ऑफ कमर्शियल बैंक। लेन देन करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से करती है, क्लियरिंग हाउस का काम करती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी कैश रिजर्व रखती है उन ईजीएस्ट वे से ट्रांसफर करती है, इजीएस्ट वे से होल्ड भी करती है, और जब जरूरत के हिसाब से देती है, तो ये एक हाउसिंग क्लियरिंग का काम भी करती है। सो दिस इज द 3 फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बैंकर बैंक एंड सुपरविजन्स। कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये एक बहुत मायने करता है, थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट है। सेंट्रल बैंक ऑफ RBI प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन। देश में अगर इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन आती है, अप एंड डाउन आती है, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है या उसको क्रेडिट करने का काम करती है। इट इन्फ्लुएंस ऑफ मनी सप्लाई थ्रू 83 क्वांटिटीज एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर देश में मनी सप्लाई को क्वांटिटी और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए 83 फंक्शन इस्तेमाल करती है, जो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। सो कम से कम उसके बाद 83 तरीके हैं, उस तरीके से वो देश में उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती है, संभाल सकती है।
फार्मर रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ऑफ लेटर रेफर टू रेगुलेट डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, या तो उसको क्रेडिट कर सकती है या डेबिट कर सकती है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, उसकी स्थिति कितनी होनी चाहिए, कंडीशन कितना होना चाहिए, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से काम करके देश में मनी सप्लाई को क्रेडिट करना है कि डिपॉजिट करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसके बारे में पूरी तरह डिसीजन मेकर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। एक और है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रिजर्व। भाई ये भी तो एक मायने करता है कि कस्टोडियन, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश में गोल्ड का स्टॉक अपने पास करके रखती है, क्योंकि गोल्ड एक हमारे पेपर करेंसी का बेस है। जब तक गोल्ड अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं होगा, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी स्तर पर उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं देगी और ना ही गवर्नमेंट को वो पैसा प्रोवाइडेड करेगी। तो क्या स्टॉक करेगी, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज को वो हमेशा अपने पास रिजर्व करके रखती है। एस्टैब्लिश एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी मेंटेन इन द फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस उसको भी मेंटेन करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत खूबी से करती है। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हमने जो पहले वर्ड इस्तेमाल किए थे देखिए आपके पास, ये मैंने आपको बोला था ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने हैं। पहले देखते हैं बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है? It refers to the rate at which the central bank lend money to commercial bank as a lender of last resort. It refers to the rate at which the central bank lend money to commercial bank as a lender of last resort. क्या करती है कि जो कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ अमाउंट उठाती है, कर्जा लेती है, तो उस कर्जे के ऊपर जो रेट लगाया जाता है उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। फिर बता रहा हूं, इट रेफर द रेट, कौन सा रेट, एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अंतिम समय में बैंकिंग क्राइसिस आने के बाद कमर्शियल बैंक को जो रुपीज की जरूरत होती है, वो रुपीज की जरूरत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेट पर देती है। मतलब आपको अगर 8%, फिलहाल तो बैंक रेट 6% है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपने अगर 100 रुपीज कर्जे में उठाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको लौटाने कितने, 106 रुपए, क्योंकि उसमें 6% जो है वो ब्याज है। तो वो जो 6% ब्याज लगाया है, उस 6% को हम बैंक रेट कहते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जो अमाउंट उठाती है, उसके अमाउंट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, उस इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। सेंट्रल बैंक या तो बैंक रेट को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर डिमांड एक्सेस डिमांड है तो उसको बैंक रेट को मतलब इंक्रीज द बैंक रेट। अगर एक्सेस डिमांड है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को घटाने के लिए, कम करने के लिए बैंक रेट जो हमेशा सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाती है। पॉजिटिव है, एक्सेस डिमांड इंक्रीज बैंक रेट, डिफिसिट डिमांड डिक्रीज बैंक रेट। once again बता रहा हूं, इट्स पॉजिटिव रिलेशंस। इंक्रीज बैंक रेट, एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड हो तो बैंक रेट बढ़ती है, डिफिसिट मतलब डिमांड कम हो तो बैंक रेट घटती है। दो चीजें, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एक्सेस एंड एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट। कैसे? एक्सेस डिमांड और मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो बैंक रेट बढ़ा देती है, और मार्केट में अगर बहुत ज्यादा कमी है, मतलब सस्ता या बहुत ज्यादा सस्ती हो गई या लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उस समय बैंक रेट बढ़ा देती है। तो ये दो चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ पे इस्तेमाल करके क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आया? दो रीजन, एक्सेस डिमांड इंक्रीज बैंक रेट, डिफिसिट डिमांड रिड्यूस बैंक रेट। ओके,
अब हम देखते हैं कि दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, open market operation. It refers to the buying and selling of securities by government bank to the public and commercial bank. क्या करती है? It refers to the buying and selling of security by the central bank of public and commercial bank. बॉन्ड इश्यू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बॉन्ड इश्यू करती है, उसमें लिखा होता है सरकार की तरफ से IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या इंडियन बैंकिंग ऑर्डर, IBO, इंडियन बैंकिंग ऑर्डर, ऐसी कुछ पोस्ट वहां पे सिक्योरिटीज के तौर पर उसको इश्यू करती है और इसे गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज फंड के रूप में काम करती है, सिक्योरिटीज बॉन्ड बनाती है। जब जरूरत के हिसाब से उसको परचेस किया जाता है या सेल किया जाता है, तो वो क्या करती है? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। कुछ बॉन्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। जब महंगाई बहुत ज्यादा है तब ये बैंक ये जो IPO ये इशू करती है और इससे लोग खरीदते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी गारंटर बैंक के रूप में काम करती है। इस समय लोग ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड है वो परचेस करते हैं। अगर जब लोगों को जरूरत है तब वो लोगों को जरूरत के हिसाब से वो IPO उन्हीं अमाउंट के साथ लौटाती है जब TPCA डिमांड हो। मतलब इसका भी पॉजिटिव रिलेशन है। OMO में बाइंग एंड सेलिंग, जब महंगाई ज्यादा हो तो सिक्योरिटी सेल करती है, सिक्योरिटी बॉन्ड को बहुत ज्यादा सेल करती है। अगर महंगाई कम हो या उसके पास इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो और इससे क्रेडिट कम हो रहा है तो उसको डायरेक्ट क्या करती है? खरीदती है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो चीजों में काम करती है। अगर इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड बाय द सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिप्लेशन। बहुत ही आसान है। मतलब अगर गवर्नमेंट सेल करती है, एक्सेस डिमांड है, और उसको परचेस करती है, मतलब सॉरी इसको सेल जब करती है तब एक्सेस डिमांड होती है, और अगर सेल मतलब उसको परचेस करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो दिए हुए बॉन्ड को फिर से रिटर्न बुलाती है, परचेस करती है जब बैंक में डिफिसिट डिमांड हो। मतलब डिमांड कम तो बाइंग ऑल सिक्योरिटीज फंड, ऑल सिक्योरिटीज बॉन्ड। अगर डिमांड ज्यादा हो तो उसको क्या करती है? सेल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड को मार्केट में सेल करके पैसा निकाल लेती है। सो दिस इज द OMO। अब देखते हैं लीगल रिजर्व रेशो। एक ये RBI कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर बाय कमर्शियल बैंक बाय मेकिंग चार्जेस ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशो, एंड SLR, सिक्योरिटी रिजर्व रेशो। CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशो। अब एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू द केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक के पास कुछ अमाउंट रिजर्व रखती है। मतलब मान लो कि तुमने, आप एक बैंक हो, मैंने आपके पास 100 रुपए रखे, मैंने आपको 100 रुपये दिए, उस 100 रुपीज में से आपने 20 रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने कट किया, तो वो 20 रुपया आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हो। उनका एक परसेंटेज होता है, उसका एक रेशियो होता है, कितने परसेंट रखनी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर देके कहती है कि आपको अपने अमाउंट के 10% हमेशा देनी है। वैसे आप काम करते हो किसी इंस्टीट्यूशन में और आपका PF कटता है, तो PF एक आप ही के अमाउंट का रेशियो है। मतलब एक सरकार उसको अमाउंट कहती है कि 10% PF इनका काटा जाए, मतलब अमाउंट का 10% तो गवर्नमेंट के पास गया, तो वो क्या है? कैश रिजर्व रेशो। और भविष्य में हम उसको कभी भी कैश कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो लायबिलिटीज है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू keep द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। Reserve Bank of increases CRR during inflation and decreases the same during inflation, statutory liquidity ratio। तो ये क्या है?
तो रिजर्व बैंक इंक्रीजेस CRR ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीजेस द सेम ड्यूरिंग ऑफ डिप्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो CRR इंक्रीज कर देती है। अगर महंगाई कम है, इन्फ्लेशन डिप्लेशन का मोड है, तब वो CRR क्या करती है, कम करती है। ओके, इसको कम करती है। अब हमें दूसरा देखना है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। SLR क्या होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। समझ में आ रहा है? SLR का मतलब और CRR का मतलब। CRR रिजर्व बैंक, CRR कमर्शियल बैंक अपना कुछ अमाउंट रिजर्व बैंक इंडिया के पास रखती है। CRR का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट जो डेली जरूरत की पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशा के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार खुद के पास रिजर्व रखती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है वो कौन है? CRR। और जो खुद के पास अमाउंट कुछ फिक्स रखती है, उसको जो आने वाली किसी मतलब आप लोगों की डेली जरूरत है, उस डेली जरूरत को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक का जो कमर्शियल बैंक है उसके पास अपने कुछ पैसा अमाउंट उसके पास रिजर्व रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस रिजर्व रखे हुए पैसे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। और SLR कब काउंट होता है? इट इज इंक्रीज, बढ़ता कब है? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एक्सेस डिमांड हो तो SLR बढ़ता है, और डिफिसिट डिमांड हो तो SLR घटता है। सभी में पॉजिटिव रिलेशन है। SLR हो, CRR हो, बैंक रेट हो, वो सब चीजें डिफिसिट में घटते हैं, और जो इन्फ्लेशन है मतलब ज्यादा बढ़ती है, या जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में सभी रेट बढ़ते हैं और डिफिसिट डिमांड में सभी रेट घटते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट स्टडी ऑफ द इनवन। ओके, सो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट में एक और आता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये भी एक बहुत बड़ी मार्जिन रिक्वायरमेंट, कुछ चीजें जब जरूरत पड़ती है तो उसको करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी इस्तेमाल करती है। इट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक डिफरेंस है किसका? अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू। मतलब आपने ये लोन 100 रुपीज आपसे मुझसे लोन लिया है, और उसकी मार्केट में वैल्यू 150 के ऊपर चली गई, मतलब 150 रुपए के ऊपर चली गई, तो वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने 100 रुपए इनिशियल डिपॉजिट किया और उसके ऊपर मार्केट में उन्होंने 200 रुपए अलग अलग तरीके की डिवाइड करके दिए, तो वो जो चीजें काउंट होती है उन दो डिफरेंस है। मतलब 100 रुपीज इनिशियल और एक्चुअल वैल्यू उनकी 500 हुई, तो वो जो 400 रुपए का है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग डिप्लेशन। सिंपली बात, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऐसा ही है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन में बढ़ता है और डिप्लेशन में घटता है, बस और खत्म हो गया। मॉरल सोशल कुछ बैंकों को जरूरी इंस्ट्रक्शन देती है, जैसे पिछली बार KYC की KYC दी थी, और KYC में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बैंकों को कहा था अगर KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, बैंकों को दिनों के लिए बंद कर देंगे। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा बैंकों को धमकाकर या इंस्ट्रक्शन देकर या उसकी बातों को समझकर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देश में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है। So it is a combination of persuasion and pressure that central bank applies that other bank in order to get them act of manner is line of the policy। इसको बार बार अपनी तरफ से इस्तेमाल करती है। अब देखते हैं कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या आता है। सेंट्रल बैंक गिवन डायरेक्शन टू अदर बैंक गिवन not to give credit and complain the purpose of particular sector। कुछ सेक्टर के बारे में सिलेक्टिव कंट्रोल में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कैसे होता है, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इसके 2-3 एग्जांपल से आपको सॉल्व करनी है।
तो आप उसको समझ लीजिए कि मनी मल्टीप्लायर के एग्जांपल कैसे आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन टोटल डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट इज इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 500 करोड़ और LRR 10% है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल बात है, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर का इक्वेशन है 1/LRR 1.0.1 इक्वल टू 10%। मतलब अगर 10% है, 10% मतलब क्या होता है? 100 का कितना हिस्सा? एक हिस्सा, 10 हिस्सा, मतलब 1/0.1 इक्वल टू 10 आ गया। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना है आपका? 500 करोड़ है। अब इसका इक्वेशन लिखिए, टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10 है, और हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 500 है, तो हमारा कितना है अमाउंट? 5000 करोड़। मतलब एक बैंकों के पास 500 करोड़ अगर इनिशियल डिपॉजिट है, तो उसके ऊपर वो बैंक लोन कितना क्रेडिट कर सकती है? 5000। बस उसके लिए LRR कितना होना चाहिए? 10%। लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, जो मैंने आपको LRR की ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ डिपॉजिट अगर क्रेडिट कमर्शियल बैंक ऑफ 12,000 एंड LRR 25% है, तो क्या इनिशियल डिपॉजिट क्या निकलेगा? इनिशियल डिपॉजिट क्या निकलेगा? अगर टोटल आपने एक बैंक में क्रेडिट किए 12,000 रुपए और LRR जो लिक्विडिटी रिजर्व रेशो है 12-25% है, तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा? निकाल सकते, बहुत आसान है। देखिए, मनी मल्टीप्लायर 1/LRR 1/0.25 परसेंटेज में 0.25 लिखते हैं, तो उसका मनी मल्टीप्लायर कितना आया? 4 आया। इनिशियल डिपॉजिट का डेफिनेशन इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी। टोटल डिपॉजिट कितना था? 12,000, और मनी कितना, मनी मल्टीप्लायर कितना था? 4, तो आपका आंसर कितना है? 3,000। तो हमने इनिशियल डिपॉजिट कितना रखा? 3,000। ओके, सो किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद रखना 25 परसेंटेज के ऊपर, जो इनिशियल डिपॉजिट में खास अमाउंट मायने करती है। कैलकुलेट LRR, एक और एग्जांपल देखते हैं। LRR को काउंट करना हो तो कैसे करोगे? कैलकुलेट LRR इज डिफिशियल डिपॉजिट ऑफ 200 एंड क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट बाय द 160 एंड लीड ऑफ 0 करोड़ दिया है, तो कैसे काउंट करोगे? चलो बात करते हैं, आंसर निकालते हैं। मनी मल्टीप्लायर कितना है? मनी मल्टीप्लायर का इक्वेशन क्या है? टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट कितना है? 1600 है, मतलब 1600 करोड़ है। 160 करोड़ 1600 करोड़ दिया, ये जीरो थोड़ा सा इधर आ गया, ये 1600 करोड़ है, सॉरी, ये 1600 है, ये जीरो उधर आया। 1600 करोड़ है, और इनिशियल जो आपका डिपॉजिट है वो 200 करोड़ है। तो आपका इक्वेशन क्या है? इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, सॉरी, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू मनी डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। 1600 अपॉन 200 इक्वल टू 8 मनी मल्टीप्लायर है। अब हमें मनी मल्टीप्लायर निकालना है। 1/LRR 8, 1/LRR इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1.25, या अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 12.5। तो ये अमाउंट है उसका, जो आप इसको निकाल सकते हो। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर ऑफ दिस मनी एंड क्रेडिट। Please listen carefully, understanding carefully. Each and every point should be noted in your notebook, because each and every point should be important to handle the each and every question of the examination in final. So please, 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 I request to all the students is listen carefully, write up each and everything of the chapter. आप उसमें नोट निकालिए, खुद की नोट्स तैयार कीजिए और इसको आगे बढ़िए। कहीं भी किसी भी बुक में ये सारी चीजें अवेलेबल है, किसी भी बुक में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप उसको लर्न करके रखें। थैंक यू।